एग्जाम की जो तैयारी है उसको और ज्यादा बढ़िया करने के लिए निधि मैम हो चुकी है एकदम तैयार। देखो वो हमेशा ही तैयार रहती हैं, ठीक है। लेकिन आज हमारा मोटो वो मेकअप वाला तैयार नहीं है, आज हमारा मोटो है बोर्ड के एग्जाम की बायोलॉजी में 95+ लाने की तैयारी। और वो कैसे होगा? जब हमारा एग्जाम में आने वाला हर एक टॉपिक क्लियर होगा। आपको बहुत करा चुके लॉन्ग क्वेश्चंस, बहुत करा चुके शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो भर भर दिए एकदम, ठीक है। तो अब लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव को करेंगे थोड़ा सा ब्रेक और स्टार्ट करेंगे अपना मेगा रिवीजन। यानी आपको बता दे, आज 26 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर, ये 5 दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। कैसे? रीजन है, रीजन ये है कि एक दिन में हम आपको कराएंगे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी में आने वाले टॉपिक्स का रिवाइज। बहुत पहले पढ़े थे, रिवीजन किए थे, अब भूल चुके हैं, तो उनको भी तो रिवाइज करना होगा। जैसे आज की क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ एक वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। और कल पढ़ाएंगे अनुलेखन और अनुवादन। जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा एक दिन। और बोर्ड के एग्जाम में आने वाले 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक खल्लास, यानी 6 दिन जुड़ गए, 6 दूनी 12 टॉपिक कंप्लीट करके जाएंगे। अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम आपसे बात करें, आपको बोले गाइस प्लीज मेरे इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेली, मत करो, ठीक है। आप अब अपना फोकस किस पर करो? केवल और केवल टॉपिक्स पे करो। 250 का टारगेट है, जो कंप्लीट नहीं करोगे चलेगा, ठीक है। वो तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग जाग जाओ, ठीक है। आए 250 तब भी बढ़िया है, नहीं आए कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर देना, लाइक करिए और कर दो शेयर, ठीक है। जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आप लोग शेयर कर दो, शेयर कर दो आप लोग फटाफट अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेली, बाबू जानू सोना, भैया भाभी, चाचा चाची, सबके साथ शेयर करो, दौड़ कर आओ। और स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम मेल की बात करेंगे। ये है मेल का पूरा बॉडी, ठीक है। ये क्या है? एक मेल का पूरा बॉडी है। अब हम बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन ये होगा जब बात होगी रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो हमें लिखना क्या है? देखो, आपको पूरे पार्ट्स के बारे में नहीं लिखना, पूरे पार्ट्स के बारे में नहीं लिखना। यहां पर एक पतला सा इस तरीके से ना ऐसे ढक्कन पाया जाता है, परत, लेयर पाया जाता है, जिसको डायफ्राम कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? डायफ्राम कहते हैं। इस डायफ्राम के ऊपर हमारा फेफड़ा होता है, ठीक है। इसको कहते हैं वक्ष गुहा। डायफ्राम के ऊपर वाला भाग वक्ष गुहा कहलाता है और डायफ्राम के नीचे वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? उदर गुहा कहलाता है। सबसे पहले इसको कंफर्म कर लो, वक्ष गुहा क्या है, उदर गुहा क्या है। यहाँ पर एक पतला सा लेयर, परत, डब्बा, ढक्कन पाया जाता है। इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? वक्ष गुहा। उसके ठीक नीचे वाला भाग उदर गुहा। देखो मेल की खासियत क्या है? मेल में उदर गुहा में ही उसका सारा बॉडी पार्ट, सारा रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाएगा, उसको श्रोणि की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फीमेल में हम श्रोणि भाग का भी चर्चा करेंगे, अब वो फीमेल में जब जाएंगे तब बात करेंगे। अभी आते हैं मेल में। मेल में पढ़ने वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट होता क्या है? ठीक है, पहला सवाल, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी जनन अंग। जनन अंग का मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हाथ है, नाखून है, आंख है, बहुत कुछ है। तो हम इनमें से जिस अंग का प्रयोग जनन की क्रिया के लिए करते हैं, ठीक है, इनमें से हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट हैं उनमें से जिनका प्रयोग या फिर जो कहीं ना कहीं से हमारे जनन से संबंधित हैं, उन अंगों को जनन अंग कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में आ गया कि बताओ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, जो आएगा लिखकर आप ले लो, हमसे लिखवा लो भैया, नहीं भरोसा है ना तो लिख कर ले लो। आप में लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का ये सवाल आने वाला है, या तो मेल पार्ट दे देगा या तो फीमेल पार्ट दे देगा। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। 7 सेट पेपर बनते हैं, एक बोर्ड एग्जाम के 7 सेट बनते हैं। 7 में से तुम उठा कर देखना, तुमको 2 सेट पेपर में ये मिलेगा, मेल या फीमेल में से किसी का संरचना बताना होगा, ठीक है, संरचना बताना होगा। तो शुरू किया जाए क्लास। एक बार बताओ फटाफट, अभी तक 100 कंप्लीट नहीं हुए, शतक मारो ताकि हम लिखना स्टार्ट करें, समझाना स्टार्ट करें, ठीक है। फटाफट आज का जो सेशन है जितना शेयर कर सकते हो, जितना ज्यादा शेयर कर दो,
सबको बता दो कि आज पहली बार YouTube के, आप पूरा YouTube का वीडियो देख लो, सारे जितना सर्च करना है कर लो, आज तक कोई टीचर मेल और फीमेल पार्ट एक वीडियो में नहीं पढ़ाया है, लेकिन YouTube के इतिहास में पहली बार जस्ट वेल क्लासेस की निधि मैम एक वीडियो में मेल और फीमेल दोनों पढ़ाएंगी, दोनों सिर्फ एक वीडियो में, 1 घंटे के वीडियो में। तो प्लीज इसको ऐसे जाया मत करो, शेयर करिए, दोस्तों को बुला लो, सबको बुला लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। यस मैम, आइए फिर स्टार्ट किया जाए। अब देखो एग्जाम में हमें सबसे पहले फिगर बनाना है। देखो जब भी बात आएगी मेल पार्ट की तो आपको फिगर बनाने आना चाहिए। अब बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं? बच्चे होते हैं फिगर में कंफ्यूज। आपको मेल पार्ट 2 तरीके से, जब हम मेल पार्ट को बाहर से देखेंगे, जब भी हम किसी मेल के मेल पार्ट को बाहर से देखेंगे वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये कहां पर स्थित होता है? उदर गुहा में स्थित होता है। उदर गुहा यानी पेट वाले भाग, डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। ये हमारा मेल पार्ट कहलाता है। यही क्या कहलाता है? मेल पार्ट कहलाता है, मेल का। ठीक है, अब ये बाहर से देखने में कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। क्या ये फिगर बनाने को आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल ये फिगर आएगा। इसको कहते हैं पार्श्व दृश्य। इसे क्या कहा जाता है? पार्श्व दृश्य। अगर आपके एग्जाम में दे देगा कि मेल का पार्श्व दृश्य बनाइए, यानी बाहर से देखने में कैसा है, तो आपको ये संरचना तैयार करना है। ठीक है, इजी तरीका, इसको इस तरीके से कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, फिर यहीं से इसको उठाइए, देन यहां पर ऐसे। ठीक है, बहुत इजी तरीके में आपको बनाना सिखा देंगे ताकि आप आराम से, बस खत्म हो गया, हो गया। ज्यादा आपको बहुत सजाने की जरूरत नहीं है, बस बॉडी पार्ट अब सारा का सारा क्या करना है, आपको बना देना है। ये आपका ढांचा तैयार है। अब इस ढांचे में आपको अपने तरीके से पूरा पार्ट फिल करना है, जो अभी हम समझाएंगे कैसे, कहां पर कौन सा पार्ट पाया जाता है। इसे कहते हैं पार्श्व दृश्य। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगर पार्श्व दृश्य आएगा, पूछेगा, तो आपको ये फिगर बनाने के बाद स्टार्ट करना है नर जनन तंत्र। सबसे पहले फिगर बना दो ताकि एग्जामिनर के पास ना नंबर काटने का एक भी चांस ना हो। उसको लग जाए कि हाँ बच्चे को फिगर बनाने आ रहा है, मतलब लिख लेगा। सबसे पहले अगर एग्जाम में नर जनन तंत्र 5 नंबर में आया, सबसे पहला काम आप फिगर बनाओ। और फिगर बनाने के बाद अगर बीच में ऐसे यहाँ फिगर बनाए हैं हम, ठीक है, मान लो यहाँ पर हम इस तरीके से फिगर बनाए हैं, तो आपको इसको इस तरीके से बॉक्स में फिल कर देना है और नीचे लिख देना है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फिगर बनाने के बाद इसको बॉक्स में इस तरीके से जरूर कंप्लीट करना। इससे आपका जो लिखने का तरीका है, आपका आंसर है, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली किसके पास, एग्जामिनर के पास शो होगा। तो देन वो इंप्रेस होगा और आपको बढ़िया नंबर देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और जितने भी नाम आपको अभी तक में याद है मेल पार्ट के, उन सबको जरूर लिखना। देखो अब नर जनन तंत्र क्या है, लिखेंगे जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से जनन तंत्र कहलाते। क्वेश्चन आएगा जनन तंत्र क्या है, तो जनन तंत्र ऐसे अंगों का समूह, ये नहीं याद हो रहा है मेरा, सुनो। जनन तंत्र ऐसे अंगों का समूह जो नर युग्मक बनाता है या नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक नहीं, मादा युग्मक भी बोल सकते, लेकिन अभी हम नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे नर के शरीर में अंगों का वह समूह जो नर युग्मक का निर्माण करता है या नर युग्मक को निषेचन के लिए उसके स्थान तक पहुंचाता है। इसके संयुक्त रूप को, इन अंगों के समूह को हम नर जनन तंत्र कहते हैं। लिख लेंगे बच्चे, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ सभी बच्चे। नर जनन तंत्र अगर एग्जाम में आया तो कितने बच्चे लिख लेंगे? बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखना है आपको। एग्जाम में इस तरीके से लिखना होगा। सबसे पहले फिगर बनाने के बाद पहला काम इस तरीके से लिखोगे नर जनन तंत्र। यहाँ पर इसको और अच्छे से डायग्राम को, अगर मतलब इसको डेकोरेट करना है, इस तरीके से लिख देना, सेंटर में आपको डालना, और फिर नीचे उसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे नर के भीतर स्थित, नर के भीतर स्थित ऐसे अंगों का समूह, नर के भीतर स्थित ऐसे अंगों का समूह, कॉपी पेन उठा लीजिए फटाफट, ऐसे अंगों का समूह, ऐसे अंगों का समूह जो नर युग्मक
जो नर युग्मक का निर्माण करता है, नर युग्मक का निर्माण करता हो या नर युग्मक को निषेचन के लिए, नर युग्मक को निषेचन की क्रिया के लिए निषेचन की क्रिया के लिए उसके स्थान तक पहुंचाता हो, उसके स्थान तक पहुंचाता हो ऐसे अंगों का समूह नर जनन तंत्र कहलाता है। नर जनन तंत्र कहलाता है। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। सभी बच्चे बताओ, कर लोगे यहां तक? यहां तक तो इजी है ना, यहां तक हर एक बच्चा कर सकता है, यहां तक हर एक बच्चा कर सकता है। सिंपल सा, कोई टिटिम्मा नहीं है, कोई टिटिम्मा नहीं। अगर नर जनन तंत्र पूछे तो सबसे पहले नर जनन तंत्र का ही डेफिनेशन लिख दो ताकि मुंहवे बंद हो जाए। ठीक है, मुंहवे बंद हो जाए। कैसे बंद होगा? लिख देना है, नर के अंदर ऐसे अंगों का समूह जो नर युग्मक बनाए या नर युग्मक को निषेचन की क्रिया के लिए अन्य अंगों तक पहुंचाए, ऐसे अंगों के समूह को नर जनन तंत्र कहते हैं। खत्म, बस खत्म। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है एग्जाम में? ये लिखने के बाद आपको सेकंड स्टेप क्या करना है? फिर आपको करिया पेन, ब्लैक पेन से हेडिंग डाले, ब्लू पेन से आंसर लिख दिए, फिर आप ब्लैक पेन उठाओ और ब्लैक पेन उठा के क्या करोगे? इस तरीके से फिर आप एक चार्ट बनाओगे। जनन अंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग। कर सकते हो, देखो हमने पहले ही बोला, आपको अगर चाहिए कि 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 में से 7 नंबर अगर बायो में चाहिए तो आपको क्या क्या फोकस करना होगा? पहला, डायग्राम। अगर आपको रफली ही डायग्राम आता है तो बनाने से पीछे मत हटना। दूसरा, अगर आपको इस तरीके का सारणी बनाने आ रहा है, ठीक है, देखो कितना इजी है, कोई हार्ड है? कोई हार्ड है? आप सारणी जरूर बनाओ। ठीक है, सारणी जरूर बनाओ। और एक और चीज, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारणी बना दिए तो इसको लिखेंगे नहीं, सोचे चलो बना तो दिए ही हैं, अब क्या लिखना है। नहीं, पहले आप इस तरीके से बनाओ, फिर आप आगे लिखो। आगे क्या लिखोगे? आगे इस तरीके से लिखना, पहले ये बना लिए, फिर लिखना नर जनन तंत्र को, नर जनन तंत्र को, नर जनन अंगों को, ठीक है, अंगों लिखोगे। नर जनन अंगों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब वो 2 कौन कौन से हैं? वो 2 कौन कौन से हैं? तो लिख देना, पहला प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग, और दूसरा बनेगा आपका द्वितीयक जनन अंग। ठीक है, दूसरा क्या है? सेकंड आपका है द्वितीयक जनन अंग। ये आपका हो गया। ठीक है, ये देखो दिख रहा है सभी बच्चों को? सभी बच्चे बताओ फटाफट। तुम लोग देखो संख्या कम कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? आपके लिए बोर्ड के एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, और ये संख्या हमें लगा था आज की क्लास में कम से कम बोलना नहीं पड़ेगा, मेरा टारगेट कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन तुम लोग तो वही हो, जितना भी आपके लिए कर दिया जाए आपके लिए कम ही रहेगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग शेयर करिए, जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हो वहां पर शेयर कर दो, वहां से बच्चों को बोल दो कि बायोलॉजी का एक ऐसा वीडियो अभी मार्केट में नया नया लॉन्च होने वाला है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक वीडियो में कराया जा रहा है, तो आप भी भागी बनो इस ऐतिहासिक वीडियो में। ठीक है, पार्टिसिपेट करो आप लोग। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमने पहले प्राथमिक जनन अंग लिख दिया, दूसरा क्या करेंगे? द्वितीयक जनन अंग लिख देंगे। अब इसका डेफिनेशन, अब ये करने के बाद हमको क्या करना है? हेडिंग डालना है प्राथमिक जनन अंग। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे?
इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। प्राथमिक जनन अंग लिखेंगे नर जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र में, नर जनन तंत्र में स्थित, नर जनन तंत्र में स्थित वह अंग जो नर युग्मक का निर्माण करता है, जो नर युग्मक का निर्माण करता है, निर्माण करता है, अर्थात जो जनन की क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, अंग होता है, प्राथमिक अंग कहलाता है, प्राथमिक जनन अंग कहलाता है, प्राथमिक जनन अंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? प्राथमिक जनन अंग कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? लिखेंगे नर में जनन के लिए ये अंग आवश्यक होता है, ये अंग आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। चलो फटाफट पहले हमको ये बताओ प्राथमिक अंग कौन सा है? नर के अंदर पाए जाने वाला प्राथमिक अंग कौन सा है? फटाफट बताओ। जितने भी बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं वो हमको जवाब दे, नर के भीतर प्राथमिक अंग कौन सा होता है? किसको आंसर पता है? किसको आंसर पता है? फटाफट, ब्रिजेश यादव का आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। चलो और कोई बच्चा, और कोई जल्दी जल्दी बताओ, नर के अंदर प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? आपको केवल नाम बताना है। ठाकुर अवनी सिंह बोल रही वृषण, बहुत बढ़िया। और कोई? सोनाली गिरी बोल रही वृषण, साइंस स्टूडेंट टारगेट बोल रहे वृषण, टेस्टेस, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई? और कोई बच्चा? चलिए सभी बच्चों का आंसर आ रहा है वृषण, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। इसको गलत तो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है, गलत कर ही नहीं सकते। प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? वृषण होता है। तो आगे अब हम देखो इसे, ये जो आपको संरचना देखने को मिल रहा है ना, इसे कहते हैं अधर दृश्य। इसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इसे कहा जाता है अधर दृश्य। बोर्ड के एग्जाम में आपको ज्यादातर ये वाला फिगर बनाने को देगा, ये वाला फिगर सबसे ज्यादा बनाने को आता है। प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये जो आपको नीचे दो अंडाकार संरचना देखने को मिल रहा है, इसी को कहते हैं वृषण। इसे क्या कहा जाता है? वृषण कहा जाता है। वृषण के अंदर नलिकाएं होती हैं जिनको हम धीरे धीरे करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अब ये जो चीज आपको बाहर की तरफ यहाँ पर एक छोटा सा नली दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, ठीक है, अधिवृषण। इस अधिवृषण के ऊपर आपको इस तरीके का नली देखने को मिल रहा है, इसको कहते हैं शुक्रवाहिनी, ठीक है। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी। पहले समझ लो, फिर आपको सारे अंग हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। शुक्रवाहिनी करते हैं। फिर आप नीचे आओ, ठीक है। ये जो संरचना देखने को मिल रहा है ये है मूत्राशय, जिसमें मूत्र क्या होता है? इकट्ठा होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? ये यूरिनरी ब्लैडर है, यानी इसको लिख सकते हो मूत्राशय। क्लियर? मूत्राशय के ठीक नीचे यहाँ पर, यहाँ आपको एक ग्रंथि देखने को मिल रहा है, इस ग्रंथि को कहते हैं शुक्राशय। क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। सिर्फ नाम बच्चा आप याद कर लो, नाम हर बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक है। शुक्राशय के ठीक नीचे यहाँ पर एक ग्रंथि देखने को मिल रहा है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट। देखो शुक्राशय 2 है,
लेकिन प्रोस्टेट संख्या में कितना होता है? केवल एक होता है। इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे यहाँ पर आपको फिर एक ग्रंथि देखने को मिल रहा है जिसको कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल। इसका एक और नाम है काउपर, जो आप बोल लो, ठीक है, आपके ऊपर है, जो आप बोल लो, बल्बो यूरेथ्रल, ये आपका नेक्स्ट है, ठीक है। फिर बल्बो यूरेथ्रल के ठीक नीचे यहाँ पर आपको ये एक तरीके का पतला सा नली देखने को मिल रहा है। ये नली क्या है? जो ऊपर से चला आ रहा है, यहाँ देखो, यहाँ से चला आ रहा है। इस नली को कहते हैं मूत्रवाहिनी। देखो ध्यान रखना, मेल में एक नली होता है, इस नली से ही वो मूत्र त्यागता है और इसी नली से वो शुक्राणुओं को बाहर निकलता है, ठीक है। याद रखिएगा, मेल के शरीर में, मेल के बॉडी में जितने भी मेल हैं उनमें केवल एक नलिका होती है। एक ही नली से वो क्या करेंगे? मूत्र त्यागेंगे और उसी नली से वो शुक्राणुओं को भी बाहर निकालते हैं। इस नली का क्या नाम है? इस नली का नाम है मूत्रवाहिनी। क्या नाम है? मूत्रवाहिनी। फिर आगे आओ, इस मूत्र वाहिनी के चारों तरफ एक मोटा सा संरचना, ये दिखाई दे रहा है, एक मोटा सा संरचना है। इस मोटे से पार्ट को कहते हैं हम क्या? शिश्न। ये क्या कहलाता है? ये भाग कहलाता है शिश्न। और शिश्न के ठीक यहाँ पर एक छोटा सा होल। अब देखो, हमने बोला कि इसी से आपका मूत्र बाहर निकलता है, शुक्राणु बाहर निकलता है, तो निकलने के लिए एक होल तो होना चाहिए ना। अब रूम से बाहर निकलना है तो बिना दरवाजे के निकल जाओगे? नहीं ना निकलोगे। वैसे ही मेल के बॉडी में मूत्र को बाहर निकालना है, शुक्राणुओं को बाहर निकालना है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? एक होल चाहिए, एक नली चाहिए। उस नली को कहते हैं, उस होल को कहते हैं शिश्न मुंड। क्या कहा जाता है? शिश्न मुंड। केवल इतना पार्ट आपको तैयार करना है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ इतना तैयार करना है। बताओ हो जाएगा? सभी बच्चे बोलो, इतना हो जाएगा तैयार। हमने क्या बोला? एक मेल में ऐसे अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उनको हम जनन अंग कहते हैं। सिंपल सा, ठीक है। ऐसे अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेंगे क्या कहलाएंगे? जनन अंग कहलाएंगे। इनको दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग ऐसे अंग जिनके बिना जनन असंभव है, जिनका काम होता है नर युग्मक का निर्माण करना, जैसे कि वृषण। खत्म। फिर आ जाओ द्वितीयक पर। द्वितीयक में लिखेंगे ऐसे अंग जो केवल और केवल क्या है? सहायक हैं, जो नर युग्मक बनाते नहीं है बल्कि नर युग्मक को मादा के शरीर में पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनको हम द्वितीयक अंग कहते हैं। यहां तक हर एक बच्चा, चाहे जितना भी गधा हो, सब लिख सकता है। यहाँ तक सभी बच्चे लिख सकते हैं, बिल्कुल सभी बच्चे यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो सब लिख लेंगे। ये आपके पास क्या है? पूरा पार्ट है। इसको प्लीज घर पर बैठकर प्रैक्टिस करो। कम से कम एक बच्चा एक डायग्राम को 5 बार बनाएगा। हम कह रहे 6वीं बार में तुम खुद से बना लोगे। एक डायग्राम को 5 बार बनाओ, 5 बार बनाओ ताकि आपको आ जाए। अब देखिए, ध्यान से सुनना, जो मेल का पार्ट है, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो कहां पर स्थित होता है? दोनों टांगों के बीच में, ठीक है। उदर गुहा में, याद रखिएगा, डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में दोनों टांगों के बीच में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है। फिर यहाँ पर दोनों टांगों के बीच में आपको एक लटकी हुई संरचना देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? एक लटकी हुई संरचना देखने को मिल रहा है जिसको कहते हैं वृषण कोश। जिसको क्या कहा जाता है? वृषण कोश कहा जाता है। अंग्रेजी में स्क्रोटम कहा जाता है। ये पतली सी झिल्ली होती है, त्वचा की बनी हुई एक पतली सी झिल्ली होती है जिसका काम होता है वृषण को अपने अंदर रखने का। और वृषण कितने संख्या में? एक जोड़ी वृषण, यानी संख्या में 2 वृषण मेल में दोनों टांगों के बीच में लटकी हुई संरचना वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं। बस खत्म। यही आपका प्राइमरी पार्ट है। इसी को कहते हैं प्राइमरी पार्ट, क्योंकि वृषण ही क्या करता है? शुक्राणुओं का निर्माण करता है। अब आते हैं वृषण पर, बात करते हैं, ठीक है। ये देखो, कुछ इस प्रकार का संरचना बाहर से आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेल पार्ट को बाहर से देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का संरचना देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं वृषण। ये जो आपको मोटा सा बेलनाकार संरचना देखने को मिल रहा है, इसको कहते हैं शिश्न। और उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको एक मोटा सा, ठीक है, यहाँ देखो, ये इतना ऐसे आया ना, तो जो नीचे वाला भाग है वो इससे थोड़ा सा मोटा होगा, थोड़ा सा ज्यादा। इसको कहते हैं हम क्या? शिश्न मुंड।
क्या कहते हैं, शिश्न मुंड कहते हैं। और इस शिश्न मुंड के यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम शिश्न छिद्र कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, शिश्न छिद्र कहा जाता है। ठीक है, वृषण के ठीक ऊपर आपको एक ऐसे आधे भाग पर एक ऐसे नलिका देखने को मिलेगा। इस नलिका को हम अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। ये अधिवृषण फिर एक पतली सी नलिका बना लेता है जिसको हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। फिर शुक्रवाहिनी के जब आगे जाओगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक ग्रंथि। ठीक है, यहाँ देखो एक ग्रंथि देखने को मिल रहा है जिसको कहते हैं शुक्राशय। शुक्राशय, शुक्राशय के ठीक नीचे आपको एक और ग्रंथि देखने को मिल रहा है जिसको कहते हैं काउपर। काउपर इसी का एक और नाम है बल्बोयूरेथ्रल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही भाई साहब का नाम है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, क्लियर। और बीच में एक और ग्रंथि पाई जा रही है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट, ठीक है, ये हो गया आपका पूरा मेल पार्ट कंप्लीट। अगर बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके का फिगर, इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ पार्ट्स बताए हैं, ऐसा फिगर तो तुम आसानी से बना सकते हो ना। एक गधा बच्चा भी ये फिगर तो बना सकता है, हमें लगता है सब बना लेगा। ठीक है, ये तो आराम से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा ना। तो बस ये फिगर आपको बनाने आना चाहिए, ये फिगर बनाना सीख जाओ। आगे बढ़ते हैं। आगे वृषण पे बात करने से पहले, वृषण पर हम आगे बढ़े उससे पहले मेल, पूरे जितने भी मेल के अंदर पार्ट्स आते हैं उन सब को हम प्रैक्टिस करेंगे। कैसे, पेन उठाओ, यहाँ पे लिख दो नर जनन तंत्र, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे कैसे हमको अगर एग्जाम में आए तो लिखना है। सबसे पहला स्टेप आपको नर जनन तंत्र के बारे में लिखना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, नर जनन तंत्र को, नर जनन तंत्र में जितने भी अंग आते हैं उनको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, पहला प्राथमिक और दूसरा आपका क्या है, द्वितीयक। ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट को मेल के अंदर जितने भी जनन अंग हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के भीतर कौन आएगा, प्राथमिक के भीतर ऐसे अंग आएंगे जो क्या करते हैं, नर युग्मक का निर्माण करते हैं। इसके अंदर हमको वृषण के बारे में लिखना है, वृषण के बारे में लिखना है। और वृषण किसके अंदर स्थित होता है, वृषण कोश के अंदर। ठीक है, तो इन प्राथमिक जनन अंग में केवल इन दोनों भाई साहब के बारे में आपको लिख देना है, बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात करेंगे द्वितीयक जनन अंग की तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें तीन चीजों के बारे में लिखना है। कितने चीजों के बारे में, तीन। अब वो तीन कौन कौन सी हैं, पहले आप लिखोगे, पहले लिखोगे नलिकाएं। ठीक है, द्वितीयक जनन अंग में ऐसे अंग आएंगे जिनका काम नर युग्मक बनाना नहीं है बल्कि नर युग्मक को उनके स्थान तक पहुंचाना। जैसे देखो, मम्मी पापा क्या किए, मम्मी पापा ने आपको जन्म दे दिया, जन्म देने का काम किसका है, प्राथमिक अंग का। जैसे प्राथमिक क्या कर रहा है, शुक्राणु बना दे रहा है, प्राथमिक का काम क्या है, शुक्राणु बनाने का। वो बना के तो छोड़ दिया, अब उस शुक्राणु को पहुंचाना उसके मंजिल तक, वो किसका काम है, द्वितीयक का। जैसे आपको आपके मंजिल तक पहुंचाना, अब 95% लाना है तो मम्मी पापा तो कुछ नहीं कर रहे ना, वो तो बोल रहे बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आपको 95 तक कौन लेकर जाएगा, आपके टीचर्स। तो टीचर्स होते हैं द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक अंग आपके जिंदगी के जो सेकेंडरी पार्ट होते हैं वो हम टीचर्स होते हैं और प्राइमरी पार्ट पेरेंट होते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में भी होगा, सेम बॉडी में भी वही होगा। प्राइमरी पार्ट ऐसे अंगों को बोलेंगे जो क्या कर रहे हैं, स्पर्म शुक्राणु का निर्माण करेंगे। और द्वितीयक में आपके ऐसे अंग आएंगे जिनका काम निर्माण करना नहीं बल्कि पहुंचाना है, बल्कि जहां पर भी निषेचन की क्रिया होगी वहां तक ले जाना है। इसके अंदर क्या क्या आएंगी, नलिकाएं आएंगी, दूसरा ग्रंथियां आएंगी, और तीसरा, ठीक है, नलिकाएं, फिर आपका ग्रंथियां, और तीसरा आपका आता है बाह्य जननांग। ठीक है, तीसरा आपका क्या आएगा, बाह्य जननांग, यानी बाहर से जो जो चीज आपको देखने को मिले। अब इनमें हम नामकरण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फटाफट बताओ, मेल के अंदर इतने बच्चे कम संख्या में हो रहे हो, तुम लोगों को सब आ रहा है तो बताओ नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं। फटाफट जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार बताओ तो मेल के अंदर कौन कौन सा नलिका पाया जाता है, कितने बच्चों को पता है, कितने बच्चों को पता है, फटाफट बताओ। बहुत तेज हो आप लोग ना, बहुत तेज बच्चे हो। ठीक है, जवाब दीजिए, मेल के अंदर
कौन कौन से नलिकाएं पाई जाती है। अगर बोर्ड के एग्जाम में आया, अरे नमूनो, अरे गधो, आपस में बतिया रहे हो, क्लासेस इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये टॉपिक जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, एक बार पढ़ा दिए जाकर देख लो, दोबारा कोई उठाएगा भी नहीं। लेकिन हम इसको पूरा क्लियर कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आए तो कोई डाउट ना रह जाए, फिर भी ये हाल है। नलिकाएं मेल के अंदर 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4। कौन कौन सी? कौन कौन सी? स्टार्टिंग कहां से करना है? शुक्र नलिका से। शुक्र नलिका, शुक्र नलिका से स्टार्ट करना है? नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। हमने क्या बोला? 4 नलिकाएं आपको याद रखनी है। कौन कौन सा? पहला होता है वृषण जालिका। पहला क्या है? वृषण जालिका, इसको रीटेस्टिस कहते हैं। दूसरा आपका होता है शुक्र, शुक्रवाहिका। तीसरा होगा अधिवृषण, अधिवृषण। और चौथा होगा शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। ये होती है 4 नलिका। ठीक है, मेल के अंदर 4 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, फिर आपका अधिवृषण, फिर आपका शुक्रवाहिनी। बताओ क्लियर है? सभी बच्चे बताएं एक बार, क्या यहां तक हर बच्चे को क्लियर है? ठीक है, सभी को यहां तक क्लियर है? क्लियर है, यस मैम क्लियर है। ठीक है, यहां तक हमें लग रहा है सभी को क्लियर है। अब अगला, ग्रंथियां। मेल में कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? कौन बता रहा है? किस बच्चे को इसका जवाब पता है कि मेल के अंदर कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? एक बार देखो और जवाब हमको बताओ। ठीक है, द्वितीयक अंग की बात कर रहे हैं। द्वितीयक अंग में आपकी नलिकाएं आती हैं 4 प्रकार की, वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण और शुक्रवाहिनी। अब बात करेंगे ग्रंथियों पर। ठीक है, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3। मेल के अंदर 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी ग्रंथियां? 3 ग्रंथियां। कौन कौन सी? पहली ग्रंथि का नाम है शुक्राशय, जो कितना पाया जाता है? 2। जो संख्या में कितना स्थित होता है? 2। शुक्राशय के ठीक नीचे होता है प्रोस्टेट। ठीक है, शुक्राशय के ठीक नीचे कौन है? प्रोस्टेट। और तीसरा आपका कौन सा होता है? बल्बोयूरेथ्रल। और इसको एक और किस नाम से जानते हैं? काउपर। ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल और काउपर। अब आते हैं बाह्य जननांग पर। ठीक है, बाह्य जननांग में ज्यादा नहीं, आपको किसके किसके बारे में लिखना है? सबसे पहला शिश्न, सिर्फ शिश्न लिख दोगे चलेगा। ठीक है, बाह्य जननांग में आपको क्या करना है? शिश्न के बारे में लिखना है और मूत्र मार्ग, बस खत्म। यही आपका बाहर से, बाकी कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। इतना पार्ट, ये हो गया आपका मेल पार्ट कंप्लीट। ठीक है, ये हमने आज मेल पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, सभी बच्चों को बता दिए एग्जाम में आपको कैसे और क्या क्या लिखना है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपके आया मेल पार्ट लिखने के लिए, सबसे पहला काम नर जनन तंत्र का डेफिनेशन दोगे। दूसरा काम इनके 2 अंगों में बांटा गया है, इनका डेफिनेशन दोगे। ठीक है, तीसरा काम प्राथमिक के बारे में लिखोगे। ठीक है, चौथा काम वृषण के बारे में लिखोगे, 5वां वृषण कोष के बारे में लिखोगे। ये खत्म हुआ, फिर छठे में आओगे द्वितीयक अंग पर। छठा द्वितीयक अंग के बारे में लिखोगे। 7वां नलिकाओं के बारे में लिखोगे, पूरा लिख देना। फिर 8वां ग्रंथियों के बारे में पूरा लिख देना। और 9वां बाह्य जननांग के बारे में लिख देना। खत्म। 9 पॉइंट केवल आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, केवल 9 पॉइंट और आपका नर जनन तंत्र कंप्लीट। नर जनन तंत्र में केवल 9 पॉइंट्स आपको लिखने, इससे ज्यादा नहीं लिखना। मैम हम भूल गए हैं। अच्छा, फटाफट बताओ, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर? देखो संख्या तुम लोगों की इतनी ज्यादा कम है ना कि अब लग रहा है ना कि जो ये 5 दिन का आपका टॉपिक लेकर आ रहे हैं ना, मेगा रिवीजन, बंद कर दो, कोई काम का नहीं है। क्योंकि हम क्या फायदा, जब इतनी कम संख्या में बच्चे रिवीजन क्लास में आएंगे तो फायदा क्या है पढ़ाने का? तुम लोगों की संख्या बढ़ने की जगह पे डेली दिन पर दिन कम ही होते जा रहा है। हम सोच रहे आज एक नया बच्चा आएगा, आज कुछ बच्चे बढ़ेंगे, लेकिन रोज देख रहे रोज मेरे 5 बच्चे गायब, रोज 5 बच्चे गायब।
चलिए अब देखो तुम लोग क्या करते हो, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट मेल पार्ट खत्म। लिखना कैसे है ये इसका पूरा डेफिनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ में पूरा लिख कर आपको दे देंगे, घर पर देखना एग्जाम में कैसे लिखना। आज केवल समझा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको वृषण के बारे में 2 नंबर में देगा। जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड के, तुम लिख कर ले लो कि आपका 2 नंबर के क्वेश्चंस में पक्का देगा वृषण क्या है, इसकी संरचना क्या है, या तो देगा वृषण के कार्य। तो इन भाई साहब के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। हम नहीं बोलेंगे पढ़ने के लिए, बस ये पढ़ लो, ठीक है। ये पढ़ लो। लिखेंगे पहला पॉइंट, देखो कुछ पॉइंट्स हम बता दें। नर में दोनों टांगों के बीच, दोनों टांगों, देखो कैसे लिखना है। वृषण कोश भी हो जाएगा, वृषण भी एक ही में हो जाएगा। नर में दोनों टांगों के बीच एक लटकी हुई पतली त्वचा का बना एक थैली नुमा संरचना होता है। एक थैली नुमा संरचना होता है जिसे वृषण कोश कहते। देखो जिसे वृषण कोश के लिए भैया पेन चेंज कर लेना, ठीक है। वृषण कोश, जिसे वृषण कोश कहते हैं। लो वृषण कोश अगर एग्जाम में आए तो इतना लिख दो, ये आपको 2 नंबर मिल गया। फिर फिगर बनाना और इसी तरीके से देखो एग्जाम में एकदम ऐसा ही लिखना। यहाँ पे वृषण कोश, इस तरीके से दूर दूर अपना आंसर, और यहाँ पर एक बढ़िया सा फिगर। ये 2 नंबर का है ना, तो 2 नंबर तुम्हारा, कोई नहीं काट सकता तुमसे 2 नंबर। अगर आपके एग्जाम में आए और आप इस तरीके से लिख दिए तो एग्जाम में आएगा, ऐसे ही बच्चा लिख देना। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया वृषण कोश की बात। आगे बढ़ेंगे वृषण पर। अब वृषण के बारे में क्या लिखेंगे, अगला लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। वृषण कोश के भीतर संख्या में दो अर्थात एक जोड़ी, संख्या में 2 अर्थात एक जोड़ी, ठीक है। वृषण कोश के भीतर संख्या में 2 अर्थात एक जोड़ी वृषण, संख्या में एक जोड़ी, एक गोलाकार अंडाकार, इस तरीके से नहीं। वृषण कोश के भीतर संख्या में 2 अर्थात एक जोड़ी गोलाकार एक अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसे वृषण कहते हैं। बस हो गया, ठीक है। वृषण का डेफिनेशन ये आपने लिख दिया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ पॉइंट और लिख देना, जैसे वृषण का लंबाई, वृषण का मोटाई कितना होता है, ये तो आना चाहिए, ठीक है। नर में लगभग 4.5 सेमी लंबे, ठीक है। लिखेंगे नर में लगभग 4.5 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है। देखो ये चीज तो को याद करना है, 4.5। नर में लगभग 4.5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर मोटा, 2.5 सेंटीमीटर मोटा तथा भार में, और पता है वजन कितना, 20 से 25 ग्राम, ठीक है। तथा 20 से 25 ग्राम भार वाला, भार के होते हैं, ठीक है। अगर 2 नंबर में आएगा ये डेफिनेशन और ये इसका ये लिख दोगे, आपका हो गया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट होगा। क्लियर है? फटाफट बताओ फिर आगे क्या लिख सकते हैं। ये किस रंग का होता है, आपको रंग पता होना चाहिए। ये गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, यह गुलाबी रंग का होता है, यह गुलाबी रंग का
होता है। ठीक है, यह किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। क्लियर है? शिशु अवस्था में वृषण उदर गुहा के अंदर वृक्कों के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर आपका और मन है तो लिख देना, शिशु अवस्था में जब लड़का अभी बच्चा होता है, जब लड़का अभी बच्चा होता है, आप किसी भी बच्चे को देखना, उसका जो वृषण होगा ना बच्चे की अवस्था में, वो उसके किडनी के पास, वृक्क के पास होता है। ठीक है, कहां पर होता है? वृक्क के पास स्थित होता है। लेकिन जैसे ही लड़का वयस्क हुआ, बड़ा हुआ, क्या देखने को मिलेगा? उसका वृषण उसके कहां पर? शिश्न भाग के अधर स्थल यानी वृषण कोश के अंदर आ जाएगा। तो इस पॉइंट को लिख सकते हो, शिशु अवस्था में वृषण उदर गुहा में किडनी के पास स्थित होता है। उदर गुहा में किडनी के पास स्थित होता है। किडनी के पास स्थित होता है तथा वयस्क अवस्था में आते ही वयस्क अवस्था में आते ही यह शिश्न के अधर तल पर आते ही यह शिश्न के अधर तल के पीछे वृषण कोश में आ जाता है। वृषण कोश में आ जाता है। ठीक है, आ जाता है। अगर 2 नंबर में आया, आप केवल इतना पॉइंट लिख दिए, 2 नंबर बच्चा ये आपको ही मिलेगा, तुम लिखकर हमसे ले लो। ठीक है, 100% ये नंबर आपका कोई नहीं काट सकता, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ आपका है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका है। अच्छा, एक बात है, एक छोटा सा सवाल एक और है। एक सवाल पूछे, आपका वृषण ढका रहता है, वृषण कभी भी देखोगे ना तो वृषण ढका होता है, वो किस परत से ढका होता है? ट्यूनिकी। ठीक है, बिहार बोर्ड में 2011 में आया हुआ सवाल है कि वृषण की चारों तरफ जो परत पाई जाती है उसका नाम क्या? ट्यूनिकी। यूपी बोर्ड में नहीं आएगा, यूपी बोर्ड में इतना डीपली नहीं आएगा, केवल आपको लिखना होगा। लेकिन बिहार बोर्ड में एमसीक्यू में पूछा था कि वृषण के चारों तरफ जो परत पाया जाता है वो कौन सी परत होती है? तो नाम याद रखना, ट्यूनिकी। क्या नाम होता है? ट्यूनिकी नाम होता है। एंड ये आपका कंप्लीट, वृषण आपका कंप्लीट। ठीक है, वृषण के कार्य कभी कभी देता है, तो वृषण के कार्य बच्चा आप तैयार कर लेना। ठीक है, वृषण का कार्य क्या है? ये भी आपका 2 नंबर में आने वाला सवाल है। वृषण के कार्य आपका 2 नंबर का सवाल है, जो पूछेगा तो याद रखना। पहला लिख देना, वृषण शुक्राणुओं का निर्माण करता है। वृषण के भीतर नर जर्म कोशिका होती है। नर जर्म कोशिका होती है जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? 2 तो तैयार रखना। फिर लिखेंगे नर के अंदर कह रहे, वृषण के अंदर। ठीक है, वृषण के अंदर लीडिंग कोशिका होती है। कोशिका होती है जो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती है। जो नर हार्मोन कौन सा होता है? याद रखना, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती है। ये आपका कंप्लीट। ठीक है, ये आपका मेल पार्ट में वृषण सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। वृषण हमने बहुत अच्छे से आपको करा दिया।
ठीक है, वृषण हमने बहुत अच्छे से करा दिया। हमें लग रहा है अब हर एक बच्चा कम से कम एग्जाम में ये 2 नंबर नहीं छोड़ेगा। वृषण के कार्य आएगा तब भी आप लोग कर लोगे, और वृषण के बारे में आएगा तब भी आप कर लोगे। प्राथमिक जनन अंग में इतना ही लिख देना, पहले वृषण के बारे में, फिर वृषण के कार्य, प्राथमिक जनन अंग खत्म। और द्वितीयक जनन अंग में आपको क्या करना है, नलिकाएं, नलिकाओं के नाम लिख देना। फिर दूसरा आपका क्या है, ग्रंथियां, ग्रंथियों के नाम लिख देना। और फिर बाह्य जननांग में शिश्न के बारे में कि एक मोटा बेलनाकार संरचना होता है जो वृषण कोश के बाहर, वृषण कोश के बाहरी सतह पर स्थित होता है। ठीक है, ये सब चीज आप लिख सकते हो। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक हमें लग रहा है हर एक बच्चे को क्लियर है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको द्वितीयक पर आ जाना है, द्वितीयक जनन अंग पर आ जाना है। ठीक है, द्वितीयक जनन अंग, इसके बारे में लिखना। उसके बाद नलिकाएं, ग्रंथियां, इनका पूरा आंसर लिखा हुआ इस पीडीएफ में है, आप घर पर पढ़ लेना। ये पीडीएफ आपको जस्ट 12 क्लासेस के ऐप पर, हमारा प्ले स्टोर में जाइए, ऐप है जस्ट 12 क्लासेस, उस ऐप को डाउनलोड करके क्रैश कोर्स के सेक्शन में आ जाना। वहां पर ये पीडीएफ आपको लगा हुआ मिल जाएगा। आप आराम से घर पर बैठकर एक एक चीज प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हो जाएगा? यस मैम, ओके ड्रीम गर्ल नास। आइए आगे बढ़ते हैं, अब फीमेल की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम, फीमेल की बात करने वाले हैं। लेकिन फीमेल में आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें देखो, ध्यान रखना आप फीमेल पार्ट में। ये देखो, ठीक है, पूरा तो लिखा हुआ है ही। ये आपका वृषण है, वृषण का चित्र बनाने को आएगा ना, तो बच्चा आप अगर ये वाला चित्र बना दिए तो समझो काम हो गया। काम कैसे होगा, देखो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि वृषण आपका इस तरीके से दोनों टांगों में लटका हुआ संरचना है। इसके अंदर आपको संख्या में कितने, एक जोड़ी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फिर इसको बनाकर फिर इसको एक ऐसे अंडाकार संरचना बनाना। इसके अंदर आपका लगभग 200 से 250 छोटी छोटी पालियां पाई जाती हैं। कितनी, 200 से 250 पालियां पाई जाती हैं। इन पालियों को क्या कहा जाता है, वृषण पालिका कहा जाता है। इन पालियों को क्या कहा जाता है, वृषण पालिका कहा जाता है। और हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, 2 से 3 नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं को क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका कहते हैं। क्या कहा जाता है, शुक्रजनक नलिका कहा जाता है। फिर आगे, इस नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन नलिका के अंदर क्या है, 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन आएगा कौन कौन सी, तो याद रखना, पहला नरजर्म कोशिका, नरजर्म कोशिका, और दूसरा होता है सटोली कोशिका। दूसरा का क्या नाम है, सटोली कोशिका। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये नाम क्या करना है, याद रखना है। नरजर्म कोशिका क्या करता है, याद रखिएगा, ये नरजर्म कोशिका शुक्राणु बनाता है। नरजर्म कोशिका क्या करता है, शुक्राणु बनाता है। और सटोली कोशिका इन शुक्राणुओं को पोषण देती है। ठीक है, क्वेश्चन आया कि सटोली कोशिका का क्या काम है, तो आप लोग लिखोगे सटोली कोशिका नरजर्म कोशिका के द्वारा बने हुए शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। ये सभी बच्चों को क्लियर रहेगा। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये यहां तक कर लेना है। इसके बाद ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, ये बाहर आकर एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं। देखिए, वृषण के अंदर ही नलिकाएं, इस वृषण पालिका के अंदर 2 से 3 नलिकाएं, जिनको क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका। ये नलिका बाहर निकल करके एक जालनुमी संरचना बनाती हैं। इस जाल को हम वृषण जाल कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण जाल कहते हैं। ये वृषण जाल क्या है, वे वृषण जाल एक पतली सी नलिका बनाती है जिसको हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिनी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ो, वाहिका, ठीक है, इसको शुक्रवाहिका करो। ठीक है, फिर आगे, ये शुक्रवाहिका क्या है, शुक्रवाहिका वृषण के बाहर निकल करके, ठीक है, ध्यान देखना, ये जो वृषण का आपका शुक्रवाहिनी है, ये बाहर निकल करके आधे भाग पर क्या है, वृषण के पाई जाती है। और इस भाग को कहते हैं अधिवृषण। क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। फिर ये अधिवृषण
एक नलिका बनाएगी, इस नलिका को क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिनी कहा जाता है। तो ये टोटल 4 नलिकाएं आपका वृषण से संबंधित है। कहाँ से शुरू हुआ, वृषण जाल, शुक्रवाहिनी, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, सॉरी बार बार भूल जा रहे ना, ठीक है, वृषण जाल, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, ये 4 नाम आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। ये ऐसे ऐसे पढ़ते रहना, घर पे बैठो पढ़ते रहो। वृषण, वृषण के अंदर पाया जाता है 200 से 250 शुक्र वृषण पालिका। याद रखना कितनी पालिकाएं पाई जाती हैं, 200 से 250। उन 200 से 250 में क्या होता है, नलिकाएं। कितनी नलिका, एक हर नलिका के अंदर 2 से 3 नलिका पाई जाती हैं, जिनको कहते हैं शुक्रजनक नलिका। उस नलिका के अंदर क्या होता है, कोशिकाएं। उन कोशिकाओं का नाम क्या है, नरजन्म कोशिका और सटोली कोशिका। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैम आपके मैक्सिमम बच्चे पढ़ने की जगह बातें कर रहे हैं, जब कर लेने दो शिवाजी, आप इन लोगों को कर लेने दो, ठीक है। जिस बच्चे को पढ़ना होगा 90 लाना होगा वो समझेगा, जिसको आपस में बतियाना है बतिया लो, ठीक है, बात कर लो आपस में, हमारा कुछ नहीं जा रहा है। पर आपके माँ बाप का जाएगा, मेरा क्या जाएगा, आप नहीं पढ़ोगे आपका जाएगा, आपके पेरेंट्स का जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। फिर भी बस एक कहा जाता है ना, समझा रहे हैं, लेकिन अब खत्म हो चुका समझाने वाला भी। ये आपका शुक्राणु है। शुक्राणु किसके वजह से बनता है, शुक्राणु बनता है इस वृषण नलिका के अंदर पाई जाने वाली किसके वजह से, आपका बनेगा नरजन्म कोशिका की वजह से, ठीक है। ये नरजन्म कोशिका है जो बीच में पाई जाती है और इसका काम होता है शुक्राणु बनाने का, ठीक है। ये क्या कर रही है, शुक्राणु बना रही है। इसके चारों तरफ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको सटोली कोशिका कहा जाता है। ये सटोली कोशिका क्या करती है, इन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। खत्म।